राजकुमारी त्रिशाला के हर बढ़ते कदम उसे अतीत में वापस धकेल रहे थे। उसका आलीशान महल ही अब उसकी कैद बन चुका था। आज सुबह भी वो अपने पसंदीदा गुलाब तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। सोने के धागों से सजी उसकी रेशमी जूती जैसे ही संगमरमर के फर्श को छूकर आगे बढ़ी, उसका पूरा शरीर एक झटके से पीछे खिंच गया। एक कदम आगे, 2 कदम पीछे। खूबसूरत गुलाब उससे उतना ही दूर हो जाता जितनी वो उसके पास जाने की कोशिश करती। उसका गुस्सा और लाचारी आंसुओं में बदल गए। वो चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट कर रह गई। चारों तरफ शाही बाग की बेपनाह खूबसूरती थी, पर त्रिशाला के लिए यह एक खूबसूरत जेल से ज्यादा कुछ नहीं था। संगमरमर के फव्वारे से टकराकर वो गिर पड़ी। उसका महंगा लहंगा भीग गया और उसकी आंखों में सिर्फ हार और बेबसी थी। ये कैसी सजा थी जिसका कोई नाम नहीं था, कोई इलाज नहीं था। सिर्फ 1 हफ्ता पहले यही त्रिशाला अपनी ताकत के नशे में चूर थी। बाग में टहलते हुए एक बूढ़े माली ने उसे फूलों का गुलदस्ता पेश किया। माली के हाथ कांप रहे थे। त्रिशाला ने गुलदस्ते को देखा। उसकी नजर एक फूल की पत्ती पर पड़े भूरे धब्बे पर अटक गई। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। ये क्या है? इतनी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी कि मेरे सामने कोई अधूरी दागदार चीज लेकर आओ? मैं सिर्फ सबसे बेहतर चीजें ही स्वीकार करती हूँ। माली गिड़गिड़ाया, हुजूर, ये तो बस एक पत्ती है। लेकिन त्रिशाला ने उसकी बात काट दी। इस महल में तुम्हारी जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उसने वो गुलदस्ता जमीन पर फेंक दिया और आगे बढ़ गई, बिखरे हुए फूलों को अपने जूतों से कुचलते हुए। बूढ़े माली की आंखों में आंसू थे, पर राजकुमारी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए दया एक कमजोरी थी और माफी मांगने वालों के लिए उसके पास वक्त नहीं था। असल कहानी तो बाजार में शुरू हुई थी। उस दिन राजकुमारी अपनी शाही बग्घी से उतरकर बाजार की तंग गलियों से गुजर रही थी। उसका रास्ता एक फकीर ने रोक लिया। उसके कपड़े भगवा रंग के थे और चेहरे पर हजारों झुर्रियां। उसने अपना मिट्टी का छोटा सा कटोरा आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में कहा, बेटी, थोड़ा पानी मिलेगा? बड़ा प्यासा हूँ। त्रिशाला को घिन आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की? हट जाओ। उसने गुस्से में फकीर के कटोरे पर लात मार दी। मिट्टी का कटोरा हवा में उछला और जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। पानी मिट्टी में मिल गया। फकीर ने अपनी शांत आंखों से उसे देखा। उनमें गुस्सा नहीं, एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, जब तक अपने कदमों से बिखेरी मिट्टी को समेटोगी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगी। त्रिशाला हंस पड़ी और अपने सिपाहियों को उसे हटाने का हुक्म देकर आगे बढ़ गई। उसने फकीर के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। आखिर एक मामूली फकीर की बात का क्या मतलब हो सकता था? अगली सुबह फकीर के शब्द एक भयानक हकीकत बन गए। त्रिशाला नींद से जागी और बिस्तर से उतरने के लिए जैसे ही उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, उसका शरीर पीछे की तरफ खिंच गया और वो कालीन पर गिर पड़ी। उसने दोबारा कोशिश की, इस बार और जोर से, पर नतीजा वही रहा। हर आगे बढ़ने की कोशिश उसे पीछे फेंक रही थी। पहले तो उसे लगा यह कोई सपना है, फिर उसके दिल में डर बैठ गया। वो चीखी, चिल्लाई। महल के हकीम और वैद्य दौड़े चले आए। किसी की समझ में कुछ नहीं आया। उसके पैर सलामत थे, शरीर में कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका खूबसूरत कमरा, जो कभी उसकी शान हुआ करता था, अब एक पिंजरा बन गया था। राजा और रानी ने महल का वो हिस्सा बंद करवा दिया। शर्मिंदगी और डर के मारे वो अपनी बेटी की हालत दुनिया से छिपाना चाहते थे। त्रिशाला का घमंड अब टूटकर बिखर चुका था और उसकी जगह ले ली थी एक गहरे अंतहीन खौफ ने। राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया, जो कोई भी राजकुमारी को ठीक करेगा, उसे मुंहमांगा इनाम मिलेगा। ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव में एक कुम्हार के अहाते में कान्हा ये कहानी सुन रहा था। जब लोगों ने फकीर और उसके टूटे हुए मिट्टी के कटोरे का जिक्र किया, कान्हा के हाथ रुक गए। उसकी उंगलियां गीली मिट्टी को आकार दे रही थी और उसका दिमाग फकीर के रहस्यमयी शब्दों को सुलझा रहा था। जब तक अपने कदमों से बिखेरी मिट्टी को समेटोगी नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगी। दूसरों के लिए यह एक पहेली थी, पर एक कुम्हार के लिए मिट्टी का मतलब दुनिया होता है। कान्हा की आंखों में एक समझ की चमक उभरी।
उसने अपने हाथ साफ किए, गीली मिट्टी का एक छोटा सा गोला उठाया और उसे अपनी हथेली में रखकर सोचने लगा। उसके चेहरे पर एक इरादा था। उसे पता था कि यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि एक गहरा सबक है, और उसे यह भी पता था कि इस सबक को सीखने में राजकुमारी की मदद सिर्फ वही कर सकता है। कान्हा महल पहुंचा। दरबानों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर उसके आत्मविश्वास और शांत स्वभाव ने रानी तक पहुंचने का रास्ता बना ही दिया। रानी के सामने उसने कोई जादुई मंत्र या जड़ी बूटी पेश नहीं की। उसने बस इतना कहा, रानी साहिबा, ये श्राप राजकुमारी के पैरों में नहीं, उनकी यादों में है। फकीर ने उन्हें सजा नहीं, एक मौका दिया है। त्रिशाला, जो पर्दे के पीछे से सब सुन रही थी, गुस्से से बाहर निकली। एक मामूली कुम्हार हमें सिखाएगा। मेरे साथ क्या गलत है, ये तुम क्या जानो? उसकी आवाज में वही पुराना घमंड था, पर उसकी आंखों में छिपी बेबसी कान्हा से छिपी नहीं रही। कान्हा ने शांति से जवाब दिया, राजकुमारी, मैं बस इतना जानता हूँ कि टूटी हुई मिट्टी को जोड़ने के लिए उसी मिट्टी को फिर से गीला करना पड़ता है। आपकी गलतियों को सुधारने का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है, जहाँ आपने उन्हें किया था। रानी, जो हर उम्मीद खो चुकी थी, कान्हा की बातों में एक नई किरण देख रही थी। उसने एक मौका देने का फैसला किया। कान्हा का पहला काम था त्रिशाला को उस बूढ़े माली से माफी मंगवाना, जिसे उसने नौकरी से निकाल दिया था। ये सफर महल के लंबे संगमरमर के गलियारे से शुरू हुआ। त्रिशाला के लिए हर कदम एक जंग थी। उसे पीछे की तरफ चलना पड़ रहा था, बिना देखे, बस कान्हा की आवाज के सहारे। गलियारे में खड़े नौकर चाकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में दया नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। जिस राजकुमारी ने उन्हें हमेशा अपनी नजरों से गिराया था, आज वो खुद सबकी नजरों में गिर चुकी थी। यह जिल्लत त्रिशाला के लिए असहनीय थी। जब वो माली के छोटे से क्वार्टर तक पहुंची, तो उसके गाल आंसुओं से भीग चुके थे। उसने लड़खड़ाते हुए, बिना नजरें मिलाए, माफी के 2 शब्द कहे। शब्द आधे अधूरे थे, मन में घमंड अभी भी बाकी था। पर जैसे ही वो शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपने पैरों में एक अजीब सी हरकत महसूस हुई। उसने डरते डरते एक कदम आगे बढ़ाया, और वो बढ़ा, एक छोटा कांपता हुआ कदम। इससे पहले कि वो दूसरा कदम बढ़ाती, श्राप ने उसे फिर पीछे खींच लिया। पर उम्मीद की एक चिंगारी जल चुकी थी। अगला नाम था एक रसोई में काम करने वाली लड़की का, जिसे त्रिशाला ने सिर्फ इसलिए नौकरी से निकलवा दिया था क्योंकि उसने गलती से उसके जूते पर सूप गिरा दिया था। कान्हा को पता चला कि वो लड़की अपने परिवार के साथ गांव के सबसे गरीब हिस्से में रहती है। पहली बार त्रिशाला को महल से बाहर निकलना पड़ा। उसे एक ढकी हुई पालकी में ले जाया गया, पर झीने पर्दे से उसे बाहर की दुनिया दिख रही थी। कच्ची सड़कें, छोटे छोटे मिट्टी के घर और मेहनत करते लोग, ये वो दुनिया थी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। जब वो उस लड़की के घर पहुंची, तो वहाँ का हाल देखकर सन्न रह गई। एक छोटे से कमरे में पूरा परिवार रह रहा था। त्रिशाला ने सिर्फ माफी नहीं मांगी, बल्कि अपने गले का कीमती हार उतारकर उस लड़की की माँ को दे दिया। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसके एक छोटे से गुस्से ने किसी की जिंदगी कितनी मुश्किल बना दी थी। महल लौटते हुए जब वो पालकी से उतरी, तो उसने पाया कि वो पूरे 1 मिनट तक बिना किसी रुकावट के आगे चल सकती है। हवा उसे पहली बार आजाद महसूस हो रही थी। सबसे बड़ी गलती किसी के अपमान की नहीं, बल्कि किसी को भूल जाने की थी। कान्हा को पता चला कि त्रिशाला ने गांव के एक बुजुर्ग को वचन दिया था कि वो उनके आखिरी वक्त में उनसे मिलने आएगी, पर वो अपने शाही कामों में ये भूल गई। जब वे दोनों गांव पहुँचे, तो पता चला कि उस बुजुर्ग की मौत हो चुकी है। उनका परिवार अभी भी शोक में था। माफी मांगने के लिए अब कोई था ही नहीं। त्रिशाला की आंखों में पहली बार सच्ची पश्चाताप के आंसू थे। कान्हा ने धीरे से कहा, आप उनसे माफी नहीं मांग सकती, पर उनके परिवार का दुख तो बांट सकती हैं। उस दिन त्रिशाला ने कोई राजकुमारी जैसा काम नहीं किया। उसने उस दुखी परिवार के साथ बैठकर उनकी बातें सुनी, उनके लिए कुएं से पानी भरा और बच्चों को कहानियां सुनाई। उसने उस बुजुर्ग के बारे में इतना कुछ जाना जिसे वो जिंदा रहते हुए कभी नहीं जान पाई। ये किसी भूल का प्रायश्चित नहीं, एक इंसानियत का रिश्ता था। उस शाम जब वो महल के लिए निकली, तो उसने महसूस किया
कि उसके आधे से ज्यादा कदम अब आगे की तरफ बढ़ रहे थे। राजकुमारी में आ रहे बदलाव को देखकर राजा खुश थे, पर उनमें धीरज नहीं था। उन्होंने त्रिशाला से कहा, अब ये सब बंद करो। हम उस फकीर को ढूंढकर उसे सोने चांदी से तौल देंगे। वो श्राप वापस ले लेगा। पहली बार त्रिशाला ने अपने पिता को जवाब दिया। उसकी आवाज में अब डर नहीं, एक ठहराव था। नहीं पिताजी, ये कोई सौदा नहीं है, ये एक कर्ज है और इस कर्ज को मुझे खुद चुकाना होगा। राजा हैरान रह गए। ये उनकी वो घमंडी बेटी नहीं थी जो हर चीज अपनी मर्जी से करती थी। ये एक नई त्रिशाला थी जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीख रही थी। उसने महल के खजाने से मदद लेने से इनकार कर दिया और कान्हा के साथ मिलकर उन लोगों की सूची बनाने लगी जिनसे उसे अभी भी मिलना बाकी था। अब उसका मकसद सिर्फ श्राप से मुक्ति पाना नहीं था, उसका मकसद अपने बिखेरे हुए हर टुकड़े को समेटना था, चाहे उसमें कितना भी वक्त लगे। आखिर में बस एक ही याद बची थी, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती, फकीर का टूटा हुआ कटोरा। त्रिशाला समझ गई कि सिर्फ माफी काफी नहीं होगी, उसे वो चीज ठीक करनी होगी जो उसने तोड़ी थी। कान्हा उसे अपने कुम्हार के अहाते में ले गया। यहाँ ना कोई नौकर था, ना कोई शाही आराम, सिर्फ मिट्टी, पानी और एक चाक। त्रिशाला ने पहली बार मिट्टी को छुआ। उसके मुलायम हाथ, जो रेशम और सोने के आदी थे, मिट्टी में संग गए। उसने कटोरा बनाने की कोशिश की, पर बार बार असफल हुई। मिट्टी उसके काबू में नहीं आ रही थी, बार बार बिखर जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसका घमंड बिखरा था। दिन हफ्तों में बदल गए, उसकी उंगलियां छिल गई, कपड़े मिट्टी से भर गए, पर उसने हार नहीं मानी। यह प्रक्रिया उसे धीरज, मेहनत और किसी चीज को बनाने की खुशी सिखा रही थी। और फिर एक दिन उसने एक कटोरा बना ही लिया। वो सही नहीं था, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, पर वो उसका था, उसकी मेहनत का, उसके प्रायश्चित का प्रतीक। हाथ में अपना बनाया हुआ मिट्टी का कटोरा और एक सुराही में ताजा पानी लेकर त्रिशाला उस फकीर को ढूंढने निकली। वो उसे नदी के किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे मिले। त्रिशाला चुपचाप उनकी तरफ बढ़ी। अब भी उसके कदम कभी कभी लड़खड़ाकर पीछे जाते थे, पर अब वो गिरती नहीं थी। उसने फकीर के सामने घुटने टेके, कटोरे में पानी भरा और दोनों हाथों से उनकी तरफ बढ़ा दिया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसकी खामोशी में ही उसकी पूरी कहानी, उसका पूरा प्रायश्चित शामिल था। फकीर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में वही शांति थी। उन्होंने कटोरा लिया और पानी पिया। फिर उन्होंने मुस्कुराकर त्रिशाला को देखा और कहा, अब तुम आगे बढ़ना सीख गई हो, बेटी। जैसे ही ये शब्द हवा में गूंजे, त्रिशाला को अपने पैरों में एक अजीब सी हल्कापन महसूस हुई। वो खड़ी हुई और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो चल रही थी, बिल्कुल सीधा। श्राप टूट चुका था। कई महीने बाद राजनगर का दरबार लगा था, पर आज यहाँ डर का माहौल नहीं था। राजकुमारी त्रिशाला सिंहासन पर बैठी थी और गांव के लोग बिना किसी खौफ के अपनी परेशानियां बता रहे थे। त्रिशाला हर किसी की बात धीरज और हमदर्दी से सुन रही थी। उसकी आवाज में अब हुक्म नहीं, समझदारी थी। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं, दया थी। उसके बगल में उसके शाही सलाहकार के रूप में कान्हा खड़ा था। मिट्टी से जुड़ा एक साधारण इंसान अब राज्य के सबसे ऊंचे पदों में से एक पर था, क्योंकि उसने राजकुमारी को सबसे बड़ा सबक सिखाया था। त्रिशाला ने सीखा था कि असली राजशाही हुकूमत करने में नहीं, सेवा करने में है। उसके कदम अब हमेशा आगे की तरफ बढ़ते थे, सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि अपनी पूरी प्रजा को एक बेहतर और दयालु भविष्य की ओर ले जाने के लिए। उसने बिखरी हुई मिट्टी को समेटकर सिर्फ खुद को नहीं, पूरे राज्य को एक नया आकार दे दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।